नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं दिनेश वैष्णव और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इस क्लास में हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। देखो, इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं उनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं साहित्यिक स्रोत, जो किसी ग्रंथ में लिखे हुए तथ्य हैं वो, या कोई पांडुलिपियों पे लिखा गया हो, तो ये होते हैं साहित्यिक स्रोत। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेख, पाषाण उपकरण, सिक्के, मृदभांड, स्मारक आदि चीज़ें आती हैं। तो इस क्लास में हम इनके बारे में हल्की हल्की पृष्ठभूमि देखेंगे, क्योंकि ये सब जो स्रोत हैं, जो ग्रंथ है, अभिलेख है, वो सब जब हम प्राचीन भारत को पढ़ते जाएंगे तो उनमें विस्तार से हम देखते जाएंगे। जैसे जैसे आते जाएंगे उनको हम डिटेल में देखते जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको कि जैसे अभिलेख है। अब अभिलेख हम जैसे मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें जो अशोक के अभिलेख हुए, जो गुप्तों के द्वारा लिखे हुए गए अभिलेख थे, वो देखेंगे। तो जैसे जैसे ये सब आते जाएंगे। साहित्य की बात करें तो जैसे हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी साहित्य पढ़ेंगे। तो ये जो हम प्राचीन भारत को पढ़ते जाएंगे वहाँ आते जाएंगे और हम इनको विस्तार से देखते जाएंगे। यहाँ पे तो हम क्या है, कल किसी पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं ताकि हमें इतिहास को समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं। तो स्रोतों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक तो होते हैं साहित्यिक स्रोत और एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य हुआ, धर्मेतर साहित्य हुआ जो धर्म से इतर है, एक विदेशी यात्रियों के विवरण हुए। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। और पुरातात्विक में अभिलेख हुआ, पाषाण उपकरण हुए, सिक्के हुए, मृदभांड हुए, स्मारक, मूर्य, शैल चित्र, मृण मूर्तियाँ, ये सब आते हैं। सबसे पहले देखते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हम सबसे पहले वैदिक साहित्य या ब्राह्मणीय साहित्य देखते हैं। तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक तो वैदिक साहित्य और एक वैदिकेतर। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ये सब आते हैं। तो जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इनको विस्तार से देख लेंगे। फिर उसके बाद में आता है वैदिकेतर साहित्य, यानी जो वैदिक काल के बाद लिखा गया है। ये वैदिकेतर साहित्य हमें वैदिक साहित्य को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और आसानी से हम उनको समझ सकते हैं, इसलिए ये बाद में लिखा गया है। इसमें 6 वेदांग हुए, स्मृति ग्रंथ जैसे मनुस्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये सब स्मृतियाँ हैं। तो ये सब आते हैं। पुराण आते हैं, महाकाव्य आते हैं जैसे रामायण, महाभारत, ये सब। फिर देखेंगे हम बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को भी दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक तो है धर्म वैधानिक साहित्य, जो धर्म विशेष संबंधित है, जैसे हीनयान संप्रदाय हुआ, महायान संप्रदाय हुआ, इनके जो साहित्य हैं वो देखेंगे। फिर देखा होता है गैर विहित साहित्य, यानी जो है तो बौद्ध साहित्य का ही भाग, लेकिन इनमें जो धार्मिक चीज़ें हैं जो वो थोड़ी कम है, और उस समय की जो सामाजिक स्थिति हुई, आर्थिक स्थिति, इनकी भी जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या है, गैर विहित साहित्य, जैसे दीपवंश, महावंश, महावस्तु, मिलिंद पन्नो। फिर देखेंगे हम जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग आते हैं, 12 उपांग आते हैं, 10 प्रकीर्ण आते हैं, 6 सूत्र और 4 मूल सूत्र आते हैं। तो जब हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे वहाँ पे देख लेंगे। और ब्राह्मणी और वैदिक साहित्य जब हम वैदिक सभ्यता देखेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। फिर उसके बाद में आता है धर्मेतर साहित्य, यानी जो धर्म से इतर है। इसके अंतर्गत भी मुख्य रूप से हम 3 पार्ट कर सकते हैं। जैसे एक तो काव्य साहित्य हुआ, जैसे कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत, कुमार संभव, भारवी की रचना किरातार्जुनीयम, भर्तृहरि की रचना त्रिशतक, आशुघोष की रचनाएं बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद। गद्य साहित्य जैसे दंडी की रचना दस कुमार चरित्र, गुप्त काल में लिखी गई विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, विल्लन की विक्रमांक देव चरित, ये सब क्या है, धर्मेतर साहित्य हैं। धर्मेतर साहित्य का एक भाग है नाटक। नाटक में जैसे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, शूद्र का मृच्छकटिकम, एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये भी क्या है, धर्मेतर साहित्य, यानी धर्म से इतर है। जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसको भी विस्तार पूर्वक देख लेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। इसमें ग्रीक साहित्य पढ़ेंगे हम। ग्रीक साहित्य में जैसे हेरोडोट्स, मेगास्थनीज, एरियन, स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क, टोलमी, डायमेकस, डायनोसियस, इनका जो साहित्य है उनसे भी हमें प्राचीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इन लोगों ने भी कहीं न कहीं अपने ग्रंथों में
भारत की जो विशेष तथ्य थे उनके बारे में लिखा है। जैसे मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज को देखते हैं हम तो जो मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो इसने मेगास्थनीज इंडिका ग्रंथ लिखी थी उसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। मौर्य साम्राज्य के जो समकालीन वहाँ पे जो स्थिति थी उनका भी वर्णन किया है। तो ये सब जब हम इनके यात्रा वृत्तांत देखते हैं तो प्राचीन भारत का जो इतिहास उसको जानने में मददगार सिद्ध होता है, इसलिए हम इनका भी अध्ययन करते हैं। फिर लैटिन साहित्य हुआ जिसमें प्लिनी, पोम्पियम, इनके यात्रा वृत्तांत या इनका जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो देखें। चीनी साहित्य, देखो प्राचीन भारत में ना कई चीनी यात्री आए थे, जैसे फायान हुआ, वेनसांग हुआ, इत्सिंग हुआ। तो इन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, इन्होंने भारत की यात्रा करने के बाद जो अपने अनुभव अपने ग्रंथों में लिखे हैं उनके बारे में लिखा है कि जैसे मौर्य साम्राज्य है उनके बारे में भी लिखा है, गुप्त साम्राज्य के बारे में भी लिखा है, हर्षवर्धन के बारे में भी लिखा है। तो इनसे भी हमें क्या है, इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है इनके ग्रंथों से भी। फिर इसके बाद देखेंगे तिब्बती साहित्य जैसे तारानाथ। अब जो तारानाथ है इनका जो साहित्य है इनसे हमें बौद्ध धर्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब हम देखेंगे। उसके बाद में हल्का सा देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। देखो पुरातात्विक स्रोत उसके अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में पाषाण उपकरण हुए, अभिलेख हुए, सिक्के, स्मारक, मृदभांड, मोहरे, शैलचित्र, मृण मूर्तियाँ। ये सब जैसे जैसे हम इतिहास पढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे आते जाएंगे तब हम वहाँ पे विस्तार से देखते जाएंगे। जैसे मृण मूर्ति की बात करूँ तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई सारी मृण मूर्तियाँ प्राप्त होगी और इन मृण मूर्तियों के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता को मातर देवी जो सभ्यता है वो कहा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे मातृ सत्तात्मक सभ्यता रही होगी, मातृ सत्तात्मक परिवार रहे होंगे, क्योंकि जो स्त्री की मृण मूर्तियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई है। शैल चित्र का मतलब है कि जो चट्टानें हैं उनके ऊपर जो चित्र बनाए गए। तो जैसे कई चट्टानें ऐसी जिन पर रामायण महाभारत के चित्र मिलते हैं, कई चट्टानें ऐसे जिन पर गौतम बुद्ध का चित्र बना हुआ है। तो इनसे भी हमें क्या है जानकारी प्राप्त होती है। मोहरे, मृदभांड, मिट्टी के बने हुए जो मृदभांड है ये। स्मारक जैसे कोई मंदिर है, कोई भवन है, कोई दुर्ग है, कोई स्तंभ है। सिक्के जैसे गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के हुए, उसके साथ ही कुछाणों द्वारा चलाए गए सिक्के हुए। अभिलेख जैसे अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख, गुप्तों के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख। तो इनसे क्या है हमें इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत चाहिए, जो तथ्य चाहिए, उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं और इनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस क्लास में हमारा मकसद इतना सा था कि हम जो इतिहास को जानने के स्रोत हैं उनके बारे में कल किसी जानकारी प्राप्त कर ले, क्योंकि ये सब स्रोत है जब हम इतिहास को पढ़ते जाएंगे तो बीच बीच में आते रहेंगे और हम इनको विस्तार से देखते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए हो कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो एक बार मैं हल्का सा बता देता हूँ। इतिहास को जानने के स्रोत हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं साहित्यिक स्रोत और एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत है उनमें मुख्य रूप से हम वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये सब पढ़ते हैं, तो लगभग लगभग सारा जो साहित्यिक स्रोत है वो कवर हो जाता है। फिर उसके बाद में पुरातात्विक स्रोत है, तो ये जैसे जैसे हम जो वंश पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम साम्राज्य का विस्तार पढ़ते जाएंगे, ये सब देखते जाएंगे, तो जो अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मृदभांड, मुहरे, शैलचित्र, मरण मूर्तियाँ ये सब आती जाएंगी और हम इनको देखते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी बताएं कि आपको इस चैनल पर इतिहास विषय पढ़ने को मिल रहा है। मैं कोशिश करता रहूँगा कि नियमित रूप से आपके सामने क्लास लेकर आता रहूँ। तो तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।